A very warm welcome to all of you प्यारे बच्चों. So we are going to discuss about the third chapters of the history of class 9th, that is Nazism and the rise of Hitler. I got a lot of queries regarding this topic कि सर इसमें थोड़े से डाउट्स हैं एंड प्लीज़ एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके, शॉर्ट वीडियो छोटा सा मतलब 15 से 20 मिनट का, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कोर पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसको एक सिंपल वे में आपको कोर पॉइंट्स को मतलब बता देता हूँ ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड दिस टॉपिक. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का बच्चे नाम ही है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. आप देखोगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको चैप्टर्स को ही समझ लेना, जो उसका नाम है कि वो है क्या, बोल क्या रहा है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. सो हिटलर की जो आइडियोलॉजी है वो थी नाजी. ठीक है ना. और नाजी का मतलब होता है कुल मिलाकर के सिंपल वर्ड्स में कि डिक्टेटरशिप प्लस एक्सपेंशन की पॉलिसी. ये हिटलर की पॉलिसी थी, ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी. आई होप ये बातें क्लियर हो गई हैं. हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और ट्राई करेंगे कि 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक ख़त्म हो जाए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे. अच्छा, ये राइज ऑफ हिटलर राइज कैसे करता है, इसके पीछे की क्या स्टोरी रही होगी, तो मेरी बात को समझना कि वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश होता है 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वॉर चलता है और लगभग 4 से 5 साल वर्ल्ड वॉर चलने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश होता है. और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की जो ट्रीटी होती है और इसमें बहुत सारे क्लॉज थे जो कि इम्पोज कर दिया गया जर्मनी के ऊपर और बोला गया कि जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड लाइबल बिहाइंड ऑल दिस मेस विच हैज बीन क्रिएटेड इन यूरोपियन रीजन. तो जर्मनी को बोला गया कि भैया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. और जर्मनी रेडी था नहीं, लेकिन जर्मनी अब उतना स्ट्रांग नहीं है और न चाहते हुए भी उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को हल्के मन से एक्सेप्ट करना पड़ता है. जैसे आप हो और आपसे कुछ ऐसा काम करने को बोला जाए जो आप न करना चाहो फिर भी आप करो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पेन रहेगा. वही बात हिटलर के अंदर आई. हिटलर एक नेशनलिस्ट है. अब जैसे जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है तो वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर आवर ग्रेट कंट्री, कि दिल दिया है जा भी देंगे वतन तेरे लिए. तो द सेम फीलिंग हिटलर के अंदर आ रही है कहीं ना कहीं. अब समझना, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इंपोज होती है तो हिटलर ही नहीं, कोई भी जर्मन सिटीजन होगा वो कहीं ना कहीं वो ये बात सोचेगा कि हमको इस मेस से बाहर आना है. इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये जान लेते हैं और ये हमने इसको पढ़ा भी है अलाइड पावर और एक्सेस पावर, कि अलाइड पावर में कौन था और एक्सेस पावर में कौन था. इसको आप लोग देख लेना. ठीक है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. अब मेरी बात ध्यान से समझना. वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश होता है 1918 में, एंड हुआ एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप एक्सेप्ट करो और जो भी क्लॉजेस हैं आपको पूरा करना है. ठीक है, और इसमें जो सबसे ह्यूमिलिएटिंग था, अब समझना, देखना यहां पे क्या क्या है. लॉस ऑफ टेरिटरी, आपका लैंड छीन लिया जाएगा. वॉर गिल्ट क्लॉज, भैया ये जो वॉर हुआ है जर्मनी, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर. थर्ड, 6 बिलियन पाउंड पैसा भरो. वॉर की है ना, वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर में इकोनॉमी लॉस होगी, सिंपल सा फंडा है. तो जो भी इकोनॉमी लॉस हुआ है उसको हम इस तरीके से पूरा करेंगे. हमको 6 बिलियन पाउंड दे दो, बात खत्म करते हैं. राइनलैंड ले लिया भाई, रिसोर्सफुल एरिया है, माइन्स है, मिनरल्स है. मिनरल्स वाला चैप्टर हम क्लास 10th में पढ़ेंगे. भाई कुल मिलाकर के एनर्जी, बात समझे. जैसे आपका ईरान वाला वॉर चल रहा है तो ईरान के पास क्या है, पेट्रोलियम है, गैसेस हैं. तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता होगा कि उनका जो पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, सॉरी आपका जो क्या बोलते हैं कि गैस है, उस पर उनका राइट्स आ जाए. ठीक है, सेम बात यहाँ पे राइनलैंड को छीन लिया जाता है. आर्मी कम कर दिया गया, घटा दिया गया कि आर्मी जो जर्मनी वाले हैं वो कम कर देंगे. आप यूँ बोल सकते हो कि लगभग जो भी मान लो संख्या अगर 10 लाख है तो बोला गया भैया कि आप लोग 10,000 कर लो, ऐसे करके मतलब कम कर दिया गया कुल मिला करके. तो ये 5 बातें याद कर लेना कि लॉस ऑफ टेरिटरी,
वॉर गिल्ट क्लाज 6 बिलियन पाउंड, राइनलैंड और आर्मी कम कर दी गई। ठीक है, अब आते हैं बच्चे इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। क्या क्या हुआ? वॉर तो हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 तो हो गया, उस वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ा खासकर जर्मनी के ऊपर। और वही बात अगर यूरोप पे भी मतलब पूछेगा तो लगभग वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। यानी ये समझ लो बच्चे कि जब भी कोई भी वॉर होगा तो लगभग इसमें से आधे पॉइंट्स क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो चलो देख लेते हैं। पहला क्या है कि जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे द कंपनसेशन। भैया पे करो 6 बिलियन पाउंड, आप टेरिटरी लॉस कर दिए हो, छीन लिया जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस हैं भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। जो जर्मनी का जो पैसा है मार्क, $1 लगभग 10 करोड़ मार्क के बराबर है। यानी $1 दोगे तो बोरी भर के पैसे नहीं लेके आओगे, ट्रक में भर के पैसे लाओगे। सोचो कि उस कंट्री की कंडीशन क्या होगी, उस कंट्री में इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा होगा, महंगाई कितना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि $1 में इंडिया में अगर आप लगभग 9 पैकेट्स बिस्किट खरीद लेते हो 10 रुपए के, तो वही 9 पैकेट्स के बिस्किट खरीदने के लिए यू हैव टू पे 10 करोड़ मार्क। सोचो कि उस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, बहुत ही बुरी होगी। और जब किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो, मतलब क्या होगा कि आप बोल सकते हो कि बुरी होगी, बैड होगी, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, पॉवर्टी आएगा, क्राइम बढ़ेगा। सब कनेक्टेड है, कुछ रटना नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया भैया, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। और जब हाइपर इन्फ्लेशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जो अब अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पॉवर्टी बढ़ गई। ठीक है, मतलब गरीबी मतलब आपकी बढ़ रही है। और उसके बाद आप देखोगे बच्चे कि यहां पे हमने लिखा हुआ है H पॉइंट में लॉस ऑफ टेरिटरी, आप इसको भी मतलब पुट कर सकते हो। और फिर आप लिख सकते हो यहां पे कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्राइसिस में है। कहां का? अमेरिका में। और अमेरिका याद रखना, थोड़ा सा कनेक्ट करना आपका है डेविस प्लान, और उस पर हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में कि डेविस प्लान कैसे काम करता है। ठीक है, और जब क्राइसिस में होता है तो वहां पे इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, और इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जर्मनी के ऊपर और अदर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, और इसका हल्का सा इंपैक्ट हमारे कंट्री पे भी पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो आप एक बार डेविस प्लान को देख लेना नोट्स में अपने, और उसके बाद देखोगे कि जब ये वॉर का इफेक्ट कहीं ना कहीं हेड के रूप में भी क्रिएट हो गया डेमोक्रेट्स के ऊपर, सोशलिस्ट के ऊपर और कैथोलिक्स के ऊपर। इन 3 लोगों के ऊपर, जो भी कंजर्वेटिव वाले थे वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं मतलब उनसे क्या करने लगेंगे कि हेट करने लगे। और इन्हीं 3 लोगों को बच्चे नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। कौन कौन? डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट एंड कैथोलिक्स। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अब हम बात करते हैं, देखना ऐसे समझना मेरी बात को। अब हिटलर राइज कैसे करता है? भाई हिटलर के राइज करने के पीछे का नेचर क्या रहा होगा? भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ सर, 1919 में हुआ सर, तो क्या इससे क्या लेना देना? भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ, ये सारे क्लॉजेस हैं, और जर्मनी का कहीं ना कहीं जो ऑरा था, ऑरा फॉर्मिंग बोलते हो ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जर्मनी परेशान है, जर्मनी के लोग परेशान हैं, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट है वो राइज कर रही है। और हिटलर अच्छा ओरेटर है, और वो बोलता है कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ना, मैं इसको जैसे ही मैं रूलिंग पे आऊंगा मैं इसको खत्म कर दूंगा, और आई विल मेक दिस जर्मनी ग्रेट अगेन। ये उसके वर्ड्स हैं। फिर ग्रेट फीलिंग फॉर द जर्मनी के लिए उसके अंदर जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला था भी कि दिल दिया है जा भी देंगे वतन तेरे लिए। सो जर्मनी के लिए, चूंकि जो आपका हिटलर है बॉर्न करता है ऑस्ट्रिया में, बट वो माइग्रेट कर जाता है, काफ़ी पुअर था, जर्मनी में माइग्रेट करता है, और जर्मनी से उसका अलग ही लगाव था। ठीक है, फिर लिख सकते हो, और यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है, आप इसको लिख सकते हो ई पॉइंट में कि वो एक अच्छा ओरेटर था, और ओरेटर होने की वजह से, अच्छा बोलने की वजह से उसका इंपैक्ट लोगों पे ज़्यादा पड़ता था, और लोगों में उसका जो एक्सेप्टेंस है वो होता चला गया। फिर यूज ऑफ सिंबल्स,
वो हैकेन क्रूज, ये बच्चे स्वास्तिक सिंबल नहीं है, याद रखना, ये स्वास्तिक नहीं है, ये हैकेन क्रूज है। और नाजी सैल्यूट वो यूज किया करता था ऐसे करके। तो ऐसे जब वो बोलता था ना, उसकी स्पीच की जो पावर थी बहुत ही ज़्यादा थी, लोग अट्रैक्ट हुआ करते थे। ये पॉइंट आप मेंशन कर देना। और एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इट। पावरफुल स्पीकर था, ओरेटर था, पैशनेट है, डेडिकेटेड है फॉर द कंट्री। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो रीजन बनते हैं हिटलर के राइज होने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग आर्टिकल 48 देख लेना कि आर्टिकल 48 में ये पावर दिया गया प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो। इसको एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखना, इस वाले पॉइंट्स पे आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका स्टेप्स टू डेथ, कि कैसे ज्यूस को मारा जाता है बाय द हिटलर और हिटलर के आर्मी के द्वारा। वहां पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक टाइम ऐसा था बच्चे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, कि जो आपका हिटलर है वो बहुत सारे लोगों को किल करता है। उसमें जो मेनली कौन कौन है बच्चे, याद रख लो, ज्यूस, जिप्सीज एंड डिसेबल्ड। ज्यूस, जिप्सीज एंड डिसेबल्ड। तो थोड़ी सी कहानी हम जिस्पी की देख लेते हैं कि ये जिस्पीज कौन है बच्चे, समझना मेरी बात को। ये जो आपके जिस्पीज है ना, और जिस्पीज एक्चुअली इंडियंस थे। ठीक है, और वो इंडियंस लगभग 1000 साल मतलब पहले माइग्रेट करते हैं यूरोप में। तो कहीं ना कहीं हिटलर उनसे हिट किया करता था, किससे, आपके जिस्पीज से। और वो रहते थे बच्चे कहाँ पे, आज इनको बोला जाता है रोमा। ये आपके रोमानिया में मतलब रहते हैं। आज भी जब डीएनए टेस्ट होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 30 to 40% जो आपका डीएनए है वो इंडियंस से मैच कर जाता है। वो एक अलग हिस्ट्री है, अगर कभी मतलब मौका मिलेगा तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। अब जो इसकी हेड पॉलिसी है ना हिटलर की अगेंस्ट ज्यूस, जिस्पीज और डिसेबल्ड, इनको ही वो प्लान्ड तरीके से मारेगा। ठीक है, देखना कैसे। और यही है बच्चे आपका स्टेप टू डेथ, खासकर किसका बच्चे, ज्यूस का, जिप्सिस का, डिसेबल्ड का। आगे बढ़ते हैं कैसे। फर्स्ट है बच्चे एक्सक्लूजन। आप जानते हो कि एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर दो भैया, इनको बाहर कर दो। ऐसे समझो क्लास में 100 बच्चे हैं और ये डिसाइड कर लिया जाए कि इन 20 बच्चों को क्लास से बाहर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मार्क करना पड़ेगा कि इन बच्चों को क्लास से बाहर करना है, तो इन 20 बच्चों को अलग करो पहले। तो एक्सक्लूड कर दो ना, अलग कर दो भैया, आप अलग दिखते हो, आप अलग बैठ जाओ, ताकि हम क्लास में आते ही आपको पहचान पाएँ कि ये वही 20 बच्चे हैं। अगर ऐसे आप लोग साथ में मतलब बैठे रहोगे, मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो वो लोग क्या कर देते हैं कि उनको एक एरिया में रख देते हैं, या उसको बोलते हैं बच्चों घेटोस। एक एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बैड एरिया है, वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है, वहाँ का इको सिस्टम अच्छा नहीं है, या फिर उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मतलब बंद कर देते हैं। अब समझना, एक्सक्लूजन, आप जर्मनी के सिटीजन नहीं हो, हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो उसमें साफ साफ बोला गया कि अगर आप जर्मन ब्लड्स नहीं है आपका, तो आप हमारे साथ नहीं रह सकते। फिर बोला गया कि मैरिज बिटवीन जर्मन्स एंड ज्यूस आर नॉट अलाउड। जर्मन्स ओरिजिन के जो सिटीजन्स हैं और जो ज्यूस हैं, दे कैन नॉट मैरी टू ईच अदर। इट वॉज कंप्लीटली फॉरबिडन, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और यह बोला गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ऑल्सो नॉट अलाउड बिटवीन जर्मन्स एंड ज्यूस। और जर्मन्स करते हैं तो पनिश नहीं होंगे, बट ज्यूस अगर इन्वॉल्व है तो वो पनिश किया जाएगा। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है बच्चों की, जो भी आपके ज्यूस हैं वो जर्मन के फ्लैग को होस्ट नहीं कर सकते, हाथ में नहीं ले सकते। आपसे हमारा कोई मतलब लेना देना है ही नहीं, ये साफ साफ बोला गया ज्यूस को। यहां तक बोला गया कि जो उनके खासकर टेम्पल्स होते हैं वर्शिप वाले, वहां पे भी उनको अलाउड नहीं किया गया। फिर बच्चे आप देखोगे कि ज्यूस के अगर कोई बिजनेस है तो पहले तो बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और अगर आप चला भी रहे हो तो ये साफ साफ बोल दिया गया था जर्मन लोगों से कि यू मस्ट नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द ज्यूस। तो अगर आप नहीं खरीदते हो तो सब कुछ डाउन हो जाएगा। फिर बोला गया कि जो भी ज्यूस हैं बच्चे, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक तरीका है ज्यूस को एक्सक्लूड करना।
मतलब कहाँ से, सोसाइटी से, जर्मन्स के बीच में से। ठीक, अब है बच्चों घेटोस। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है इसमें साफ बोला गया कि ज्यूस आर नॉट अलाउड टू लिव विद द कौन, जर्मन्स। अब इस वाले पॉइंट्स में जो आपका घेटोज वाला पॉइंट है, ये एक एरिया हुआ करता था कि जब इनको अलग अलग से छाड़ दिया गया, फिर इनको एक जगह रख दिया जाएगा। अब क्लास से बाहर निकाला जाएगा और एक अलग एरिया में रख दिया जाएगा कि आप इसके अलावा कहीं नहीं जाओगे। और साथ में बच्चे कि एक येलो कलर का स्टार बैंड हुआ करता था जो उनको यहाँ चेस्ट पे लगाना होता था, ताकि दूर से ही कोई मतलब पुलिस वाला, आर्मी वाला देख करके ये पहचान पाए, फाइंड आउट कर सके कि दीज पीपल आर ज्यूस, दे आर नॉट जर्मन्स, और उनको पनिश करना आसान हो जाए। तो एक घेटोस या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ज्यूस को रखा गया ताकि इनको एलिमिनेट करना आसान हो सके। देखो ये सब स्टेप मतलब वाइज है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप और थर्ड स्टेप। मतलब पहले एक्सक्लूड कर दो, फिर घेटोज में या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में या कुछ ऐसे एरिया में जहां का कंडीशन अच्छा ना हो वैसे जगह रख दो, जहां पानी ना मिले, खाना ना मिले, जहां पे जहां का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, ताकि आदमी वैसे ही मर जाए। अगर जो बच जाते थे उनको एनिहिलेशन मतलब एक्सटर्मिनेशन यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन था थर्ड पॉइंट में कि भैया लाओ, ये लोग जर्मनी के लैंड पे रहने के लायक नहीं हैं। तो इनको कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर्स में लाया जाता था, कैंप्स में लाया जाता था और इनको डेथ प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, बाय द जर्मन आर्मी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं। बस अगर इतनी सारी बातों को याद कर लोगे तो आई थिंक आप जो स्टोरी है वो समझ जाओगे। तो याद कर लेना क्या कि नाजी का थियरी क्या है, आइडियोलॉजी क्या थी, मैं लिख देता हूँ। आइडियोलॉजी में क्या है, डिक्टेटरशिप है प्लस एक्सपेंशन की पॉलिसी है, यही है नाजिज्म। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना आप लोग। और फिर इफेक्ट ऑफ द वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड आर्टिकल 48 एंड देन स्टेप्स टू डेथ एंड हाउ इट आपका हिटलर कैसे राइज करता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।